तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल 1 दिसंबर है, बहुत ही अहम दिन है, इंपॉर्टेंट डे है दिल्ली पुलिस के लिए। इसलिए कि हाल के वक्त के सबसे सनसनीखेज कत्ल का जो केस है, श्रद्धा मर्डर केस, उस केस के अक्यूज यानी कि आरोपी कातिल आफ्ताब अमीन पूनावाला, उसका नार्को टेस्ट होने जा रहा है दिल्ली के अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में। डॉक्टर नवीन, जो कि नोडल अफसर हैं नार्को डिपार्टमेंट के, उनकी अगुवाई में यह नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्या होगा दिल्ली पुलिस को खास वो कौन से सवाल हैं और वो कौन से सुराग हैं जो कल नार्को टेस्ट में आफ्ताब से जानना चाहेगी जब वो नीम बेहोशी की हालत में होगा। तो वो सवाल भी आपको बताऊंगा, कैसे टेस्ट होगा ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि हम नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, इस देश के अगर कुछ बड़े केस को उठाएं तो उस केस का नार्को टेस्ट का अंजाम क्या हुआ था, कितना सक्सेसफुल था, कितना नहीं था। हालांकि फिर आपको याद दिला दूं कि नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में मान्य नहीं है एक सबूत के तौर पर, लेकिन इसके ज़रिए बाकी सबूत जांच एजेंसियां हासिल करती हैं। तो बड़े बड़े केसेस का क्या हुआ, सबसे पुराना केस से शुरू करते हैं। इस देश में एक फेक स्टैम्प घोटाला हुआ था, फर्जी स्टैम्प। हम घर की खरीद फरोख्त के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, आपको याद हो, स्टैम्प पेपर ख़रीदते हैं और उन स्टैम्प पेपर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जो घर की खरीद फरोख्त होती है और जो सरकारी फ़ीस होती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उन सबके स्टैम्प पेपर होते हैं। आप कैश जमा नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से स्टैम्प पेपर एक रुपया ही है एक तरह का सरकार के लिए। अब्दुल करीम तेलगी, जिसकी कहानी मैं बहुत डिटेल में इसी कहानी के एपिसोड में सुना चुका हूँ, आप अब्दुल करीम तेलगी टाइप करेंगे, आप वो कहानी सुनेंगे, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा उसको भी। यह मास्टरमाइंड था उस स्कैम का, फेक स्टैम्प छापता था कैसे पुणे की फैक्ट्री में और बाकी जगह। और कहते हैं कि इतने पैसे कमाए इसने, इतने पैसे कमाए कि इसे खुद पता नहीं था कि इसके पास पैसे कितने हैं। आलम यह था कि बोरियों में पैसे रखता था। अब इतना बड़ा स्कैम, इतने पैसे क्या करे, कहाँ रखे। एक आदमी ज़रूरत से ज़्यादा भी पैसा है तो क्या करेगा, और एक आम इंसान जो अचानक, अब वो अंबानी और अडानी टाइप उसके पास पैसे आ जाए तो दुनिया की भी तो नज़रें और निगाहें पड़ेंगी उस पर। तो उसकी हालत ये थी कि इन पैसों का करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता था उसको, खर्च कहाँ करे। और फिर पता चला बड़े बड़े लीडर्स को भी उसने पैसे दिए। खैर, इसका पर्दाफाश होता है और अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ा जाता है, पुलिस हिरासत में रखा जाता है, फिर सीबीआई इस केस की जाँच करती है। उसके बाद इससे बाकायदा इंट्रोगेशन में बहुत सारी चीज़ें निकलती है, लेकिन लगता है कि ये फिर भी छुपा रहा है, कुछ चीज़ें इसके दिमाग में अब भी हैं। और इसी के बाद अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट करने का फैसला किया जाता है। 2003 में इसका नार्को टेस्ट हुआ था, यानी आज से 19 साल पहले। 2003 में नार्को टेस्ट हुआ, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए और उस नार्को टेस्ट का जो वीडियो था, टेप, वो बाद में लीक भी हुआ। उस वक्त एक न्यूज़ चैनल, बाकी भी कई न्यूज़ चैनल थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे यह आया और लोगों ने दिखाया। आज भी आप देख सकते हैं उसको, बल्कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ रात 11 बजे वारदात में आप ये तेलगी का ये वीडियो देखिएगा। तो नार्को टेस्ट के दौरान नीम बेहोशी के आलम में तेलगी से उसके धंधे के बारे में पूछा गया। ये पूछा गया किन किन लोगों ने मदद की, किन किन लोगों ने पैसे तुमने दिए उनको, और इसने नाम बताए। उसमें 2 नाम ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त राजनीति में भूचाल ला दिया था। एक नाम बहुत बड़े मराठा नेता, कई बार केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर रहे, एनसीपी के भी अध्यक्ष हैं, शरद पवार। तेलगी ने नार्को टेस्ट में नाम लिया था कि हमने उनको पैसे दिए। उसी के अलावा उन्हीं की पार्टी में एक और, जो महाराष्ट्र के शायद होम मिनिस्टर भी रहे, छगन भुजबल, तेलगी ने नार्को टेस्ट में उनका भी नाम लिया। और जबकि इससे पहले तेलगी का बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका था, उस बयान में तेलगी ने कभी इन दोनों का नाम नहीं लिया। लेकिन जब नार्को टेस्ट में पूछा गया कि ये बेइंतहा बेशुमार दौलत कहाँ कहाँ बांटा तुमने, तब उसने ये 2 नाम लिए थे, शरद पवार और छगन भुजबल। हालांकि बाद में चूँकि फिर वही है कि सिर्फ नार्को टेस्ट में नाम लेने से कोर्ट में तो एडमिसिबल है नहीं। अब शरद पवार और छगन भुजबल का कनेक्शन जोड़ना, मनी ट्रेल ढूंढना, वो पैसे कब पहुँचे, कहाँ से मिले, शायद न उसे ढूंढने की कोशिश की गई और न वो साबित किया जा सका। तो तेलगी ने लेकिन नार्को टेस्ट में ये खुलासा करके चौंका दिया था। तब ये हुआ था कि नार्को टेस्ट में कुछ भी उगलवाया जा सकता है, कुछ भी सच आदमी बोल सकता है। दूसरा केस आइए, अजमल कसाब,
26/11 मुंबई पर हमला हुआ। 10 आतंकवादी कराची से चले, समंदर के रास्ते मुंबई की बंदरगाह पर उतरे और इसके बाद 2-2 की टोली में इन लोगों ने मुंबई पर लगातार अगले 3 दिनों तक हमले किए। बहुत सारे बेकसूर बेगुनाह मारे गए। ये कहानी भी डिटेल में आपको मैंने इसी क्राइम तक की स्टोरी में सुना रखी है, अगर नहीं सुनी आप में से जिन लोगों ने वो ज़रूर सुनी। तो 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कोहराम मचाया, मुंबई के सीने को लहूलुहान किया। 9 इसमें मारे गए ऑपरेशन में, सिर्फ एक जिंदा पकड़ा गया था और वो था अजमल कसाब, मोहम्मद अजमल कसाब। और एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पाकिस्तान से आए टेररिस्ट या तो फिदायीन होते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ एक जिंदा टेररिस्ट को पकड़ना जो पाकिस्तान से आया था वो एक बड़ी कामयाबी इसलिए थी कि उसके ज़रिए पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी के आका हैं, अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे इंडिया भेजते हैं, ये सारी चीज़ें वो बता सकता था। और इसी के बाद अजमल कसाब का नार्को टेस्ट हुआ। उसके भी वीडियो आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर आज भी है। अजमल कसाब ने उस नार्को टेस्ट के दौरान बताया कि कैसे उसका ब्रेन वॉश हुआ। पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया कि अजमल कसाब उसका मतलब पाकिस्तानी है, लेकिन उसने अपने पिता, अपने वालिद, अपने घर, पता सब बताया। तो उसने सब कुछ बताया कि उसके वालिद क्या करते हैं, वो क्या करता था, और फिर कैसे वो उन लोगों के चंगुल में आया, फिर कहाँ उसको ट्रेनिंग दी गई, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया, फिर कैसे पानी के जहाज़ और उससे पहले छोटे बड़े जहाज़ होते हुए उसे मुंबई तक पहुंचाया गया। फिर उसे ये भी कहा गया था कि मुंबई से वापसी का तुम्हारा रास्ता क्या होगा। तो नार्को टेस्ट के दौरान उसने बहुत सारे वो खुलासे किए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बड़े काम आए। तो ये दूसरा। तीसरा आइए अबू सलेम, गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन, कभी डी कंपनी के लिए काम करता था, बाद में डी कंपनी से अलग हो गया। अबू सलेम को पुर्तगाल से डिपोर्ट करके हिंदुस्तान लाया गया था और उसको जब यहाँ पर लाया गया तो लाने के बाद उससे पूछताछ हुई। अब वो उसके अंदर जो राज थे, अंडरवर्ल्ड, डी कंपनी, राइवल गैंग, मुंबई में कौन कौन डी कंपनी के लिए काम करता है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन पुलिस अफसर हैं जो डी कंपनी के पेरोल पर हैं, ये सारी जानकारी चूँकि अबू सलेम लंबे वक्त तक डी कंपनी के साथ था, उसे मालूम थी। तो उसका भी नार्को टेस्ट किया गया। जब डिपोर्ट किया गया था तो उसके साथ मोनिका बेदी भी थी, जिसके बारे में ये है कि उसने शादी की थी। और उसके बाद उसे यहाँ लाया गया, उसका नार्को टेस्ट हुआ। जब नार्को टेस्ट किया गया तो सबसे इंटरेस्टिंग नार्को टेस्ट अबू सलेम का ही हुआ अब तक के, अगर केस स्टडी के तौर पर हम देखें तो। पहले तो उसने मना किया कि मैं मोनिका बेदी कौन जानता नहीं, लेकिन फिर उसने जब धीरे धीरे उसको घुमाया गया, सवालों को उलझाया भी बहुत जाता है नार्को टेस्ट के दौरान, चूँकि अपने बेहोशी में भी है। तो एक जगह फिर कहता है कि मैं मोनिका बेदी से प्यार करता हूँ और हमने सिर्फ प्यार किया था मोनिका के लिए, उसने कहा। फिर उससे इधर उधर की बातें की गई, लेकिन नार्को टेस्ट में उसने अंडरवर्ल्ड और बाकी चीज़ों के बारे में खुलासा ही नहीं किया। ऐसा लगा कि जैसे वो बंदा शायद अब भी होशो हवास में है। और इसका पता कैसे चला, एक सवाल ऐसी उससे पूछा गया, जैसे एक सवाल था उससे पूछा गया कि अच्छा मुंबई में कौन ऐसा पुलिस अफसर है जिसको तुम जानते हो। तो उसने एक पुलिस वाले का सिर्फ नाम लिया था, प्रदीप शर्मा। उसने कहा मैं प्रदीप शर्मा को जानता हूँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। फिर उससे एक और सवाल पूछा गया था। उस सवाल के जवाब देने की बजाय अबू सलेम गाना गाने लगा था। नार्को टेस्ट है, नीम बेहोशी की हालत है, उसको बेहोशी की इंजेक्शन की डोज दी हुई है, लेकिन यहाँ सवाल कुछ और है और जवाब में वो गाना गा रहा है। तो वो भी बड़े चौंके थे उस वक्त जो उसका नार्को कर रहे थे कि ये मामला क्या है, ये बंदा जवाब देने की बजाय गाना गा रहा है। तो कहते हैं कि अबू सलेम का जो नार्को टेस्ट था वो पूरी तरह से फ्लॉप था। वो शायद होशो हवास में उसने पुलिस इंट्रोगेशन में जितने सवालों के जवाब सच सच दिए थे, नार्को टेस्ट में बिल्कुल उसका उल्टा था। वो सारे जवाब झूठे दे रहा था ज़्यादातर। तो इसका मतलब है कि नार्को टेस्ट का उस पर असर नहीं हुआ। अब ये कैसे, ही मैं आपको आगे बताऊंगा कि असर होता भी है और नहीं भी होता, ये कैसे मुमकिन है। खैर, तो ये एक केस स्टडी है अबू सलेम का कि उसका नार्को टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। 3 हो गए। अब चौथा आते हैं आरुषि मर्डर केस। इस देश में हर कोई इस केस को जानता है। सवाल वही कि आरुषि को किसने मारा, माँ बाप ने, नौकर ने, या फिर कुछ और मसला था। अब उसको लेके सारी बातें हुई, तमाम इंट्रोगेशन हुए, सीबीआई को ये केस दिया गया नोएडा पुलिस से लेकर। ये कहानी भी मैंने क्राइम तक में सुनाई है, आप डिटेल में इस कहानी को सुन सकते हैं। तो आखिर में सीबीआई ने यह तय किया
कि राजेश और नुपुर तलवार यानी आरुषि के माँ और बाप इनका नार्को टेस्ट कराएंगे। और इन दोनों का उससे पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका था 2009 में। 2009 में लाई डिटेक्टर टेस्ट में कुछ नहीं निकला। फिर ये तय हुआ कि इनका नार्को टेस्ट कराते हैं। 2010 में आखिरकार सीबीआई को कामयाबी मिली और डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का नार्को टेस्ट हुआ। इस नार्को टेस्ट के दौरान पुलिस यही जानना चाहती थी कि उस रात उस घर में 4 लोग थे, सुबह 2 जिंदा मिले और 2 लाशें मिली। तो घर के अंदर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, दरवाजे बंद हैं, तो फिर कातिल कौन है? इस पूरे नार्को टेस्ट को भी एक फ्लॉप केस के तौर पर देखा जाता है। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने ऐसी एक भी चीज़ नहीं बताई इस नार्को टेस्ट में, बेहोशी के आलम में, जो पुलिस को सुराग और सबूत तक पहुंचा सकता जिससे आरुषि और हेमराज का कत्ल हुआ था। इन दोनों से जो भी सवाल जितने घुमा कर पूछे गए, इन पूरे सवाल जवाब के दौरान नीम बेहोशी के आलम में भी डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार यही कहते रहे कि आरुषि का कत्ल उन्होंने नहीं किया। आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है ये वो नहीं जानते। जो बात उन्होंने होशो हवास में पहले नोएडा पुलिस और फिर सीबीआई के अफसरों को बताया, वही बात उन्होंने नार्को टेस्ट के दौरान लगातार दोहराते रहे। एक भी क्लू, एक भी सुराग उन्होंने नार्को टेस्ट में नहीं छोड़ा। जब सीबीआई की टीम नाकाम रही नुपुर और राजेश तलवार के इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट से, क्योंकि उनके हाथ खाली, फिर उन्होंने और लोगों के किए, जिसमें एक कृष्णा, आपको याद होगा, सर्वेंट था। कृष्णा के भी उन्होंने नार्को टेस्ट किए। कृष्णा के नार्को टेस्ट से भी कोई ऐसी कामयाबी हाथ नहीं लगी जो आरुषि और हेमराज के कत्ल पर रोशनी डाल सके, उनके कातिल का सुराग दे सके। तो आरुषि मर्डर केस और एक अबू सालेम केस, कहते हैं कि ये नार्को टेस्ट की नाकामी का एक बहुत बड़ा दोनों मिसाल हैं ये 2 केस। तो नार्को टेस्ट आरुषि केस में फ्लॉप रहा। अब इसके अलावा एक और केस जो इस देश में सुर्खियां बनी, निठारी मर्डर केस, बल्कि निठारी मास मर्डर केस, जहाँ से मैं ये कहानी सुना रहा हूँ वहाँ से मुश्किल से ये 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वो D40 जो कोठी है, जिसमें करीब 22-23 बच्चे मारे गए थे, उनको मारा गया था। तो निठारी केस के 2 विलन थे, एक सुरेंद्र कोहली और एक मुनिंदर सिंह पंढेर। उस कोठी का मालिक पंढेर जो कभी कभी आता था, और कोहली जो उस कोठी में नौकर के तौर पर काम करता था। ये कहानी भी मैंने आपको इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में सुना रखी है। जिन लोगों ने नहीं सुनी आप ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको केस के बारे में पता चले। तो पुलिस ने निठारी केस की तफ्तीश की, फिर सीबीआई को ये केस सौंपा गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन लगा कि कुछ अब भी झूठ बोला जा रहा है। मुनिंदर सिंह पंढेर कुछ और कह रहा है, सुरेंद्र कोहली कुछ और कह रहा है। अब इतने बच्चों का कत्ल हुआ, फिर बीच में आया कि दोनों की मिली भगत थी। इसके बाद आखिरकार कोर्ट की इजाज़त लेकर नार्को टेस्ट होता है पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों का। इस नार्को टेस्ट से कामयाबी मिलती है। इस नार्को टेस्ट के ज़रिए सीबीआई को पता चलता है कि ये पूरे केस की कहानी क्या थी। इस केस के ही ज़रिए पता चलता है कि सुरेंद्र कोहली नपुंसक था। इस केस के ज़रिए ही, नार्को टेस्ट के ही ज़रिए पता चलता है कि जो कत्ल हुए थे उनमें से ज़्यादातर कत्ल मुनिंदर सिंह पंढेर की गैर हाजिरी में हुए थे, जब वो इस कोठी पे नहीं रहता था। हाँ, एक कत्ल ऐसा था जिसकी जानकारी मुनिंदर पंढेर को थी और इसीलिए वो उस साजिश में शामिल किया गया था पंढेर का नाम। लेकिन इस पूरे नार्को टेस्ट के दौरान सुरेंद्र कोहली का पूरा रोल सामने आया, मुनिंदर सिंह पंढेर का जो रोल था एक कत्ल में वो भी सामने आया। तो इस केस को हम एक कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 4, 5, 6 जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तेलगी नार्को टेस्ट में कामयाब रहा, लेकिन जिन 2 लोगों के बड़े नेताओं के नाम लिए उनका कुछ नहीं हुआ। आपका अबू सालेम ये फ्लॉप रहा, आरुषि केस फ्लॉप रहा, आपके निठारी केस कामयाब रहा, तो कुछ अजमल कसाब कामयाब रहा। अब यही चीज़ 1 दिसंबर कल है, सुबह 9 बजे, यानी कि जब आप ये कहानी सुन रहे होंगे ठीक उसके 12 घंटे के बाद, आफताब दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में पहुंचेगा तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल से उसे सुबह 7:30 बजे निकाला जाएगा और 7:30 बजे निकालने के बाद अदालत से ऑलरेडी इजाज़त मिल चुकी है, फॉरेंसिक टीम रेडी है। डॉक्टर नवीन जो वहाँ के नोडल अफसर हैं नार्को डिपार्टमेंट के, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी तैयारी की गई है। और कल सुबह ठीक 9 बजे जब वो पहुँचेगा तो पहले सारी तैयारी की जाएगी, जो भी उसका चेकअप है वो होगा। देन उसके बाद
जो नार्को टेस्ट की तैयारी है वो होगा, तो शुरू के आप मान के चलिए कि करीब 1-2 घंटे इनमें निकलेंगे। और इसके बाद नार्को टेस्ट की कवायद शुरू होगी, जिसमें बाकायदा जो सवालों की लिस्ट तैयार की गई है वो सारे सवाल होंगे। पर होगा कैसे, पहले वो आपको बताता हूँ। नार्को टेस्ट असल में आम लफ्ज़ों में कहूँगा, कौन सा दवा और कौन से वो यूज़ करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एनासिन, क्रोसिन यही सब समझते हैं। तो अब मैं बड़ी बड़ी दवाओं के नाम लें, समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है। तो एक आम आदमी को कैसे समझना है उसी हिसाब से समझाता हूँ। जब कोई मेजर ऑपरेशन होता है तो आप देखते होंगे कि जैसे हार्ट सर्जरी हो या और कोई मेजर सर्जरी, तो हमें तकलीफ़ ना हो, हमें एहसास ना हो क्या हो रहा है, तो हमें बेहोश कर दिया जाता है, हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि हम बेहोश हो जाएं। और बेहोशी के आलम में फिर काटा चीरा जाता है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बेहोश आदमी एक तरह से मुर्दा इंसान होता है। नार्को लगभग इसी बेहोशी का दूसरा पार्ट है। जिस शख्स का नार्को किया जाता है वो नार्को इसलिए है क्योंकि उस शख्स के बारे में अब ये यकीन हो चुका है कि आदमी अपने होश में तो सच बोल नहीं रहा, ये छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। तो अब इससे सच उगलवाना है, क्योंकि इसके दिमाग में और दिल में राज है, बट ये अपने होश में तो बोल नहीं रहा है, तो कैसे बोलेगा। तो उसी पे ये पूरा जिस पे साइंस ने काम किया, ये जो नार्को निकला, उसका तरीका यही है कि एक मेजर सर्जरी के जैसे ऑपरेशन के दौरान सामने वाले को बेहोश किया जाता है। नार्को टेस्ट में भी यही किया जाता है, थोड़े से फ़र्क के साथ। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है, फिर वो ना हिलता डुलता है ना कुछ, वो मतलब एक तरह से मुर्दा है। लेकिन नार्को टेस्ट में पूरी तरह से बेहोश नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तो फिर आपके ना वो सवाल सुनेगा ना वो जवाब देगा, क्योंकि वो बेहोश है। लेकिन अगर उसे पूरी तरह से होश में रखा गया तो भी वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो सामने वाले की उम्र, सेहत, कद काठी, बीमारी की कोई हिस्ट्री है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाकायदा, ये मेजर ऑपरेशन में भी होता है कि बेहोशी की दवा अगर किसी को आप ज़्यादा दे दें, डोज एक्स्ट्रा दे दें, तो जान भी चली जा सकती है ऑपरेशन टेबल पर। और ऐसा कई बार हुआ है कि किसी ऑपरेशन के दौरान पेशेंट ऑपरेशन से तो नहीं मरा, बेहोशी की दवा ज़्यादा दे दी, एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा दे दिया गया और इसलिए वो कभी होश में ही नहीं लौटा। ऐसे कई केस हुए। तो यहाँ पे डॉक्टर उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक बेहोशी की दवा का डोज तैयार करते हैं। कितनी मात्रा में करते हैं वो सारा उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसकी हाइट, वेट को देखकर। अब जब वो दवा तैयार हो गई तो ये भी है कि इससे ये कितना बेहोश होगा, 100% नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो इंजेक्शन के थ्रू उसकी रगों में उस बेहोशी की दवा को डाल दिया जाता है। अब इंजेक्शन के ज़रिए उस रगों में गया, अब वो धीरे धीरे लेटा हुआ है, अब उसकी आंखें बोझिल होने लगती हैं, उसे ऐसा लगता है उसे नींद आ रही है। अब एक आदमी, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप नींद में है गहरी, कई बार ऐसा होता है, और कोई घर में अचानक पूछ लेता है, हिलाता है, ये बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ है, पर्स कहाँ रखा तुमने, वो तुमने बिल जमा कर दिया था कि नहीं। तो अब नींद में आप कैसा, नींद में यह है कि हम सब सुन रहे हैं, लेकिन हम उसी बिना आँख खोले हुए, बिना करवट लिए हुए हम जवाब देते रहते हैं। देख लो टेबल पे चाबी पड़ा होगा, देख लो पर्स वहाँ होगा, बिल जमा कर दिया, कल बताऊँगा, अभी याद नहीं आ रहा है, यही सब बोलते हैं। यही सेम चीज़ें होती हैं नार्को टेस्ट के साथ। डोज इतना होता है कि आप पूरी तरह बेहोश ना हो और धीरे धीरे आप नींद की आगोश में जा रहे हैं। और इसीलिए आपने वीडियो देखा होगा कि हैदराबाद की वो जो लेडी थी जिन्होंने नार्को टेस्ट किया था, वो बहुत वीडियो देखा गया था। जब सवाल पूछा जाता है तो सामने वाला कई बार आंखें खोले, कई बंद किए हुए। कसाब का भी वीडियो आप देखिएगा। एक झलक के लिए मैं एक ऐसा कोई वीडियो इस कहानी में डाल दूंगा ताकि आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो होता क्या है कि अब वो सवाल पूछ रहे हैं और वो नींद में धीरे धीरे जा रहा है। तो सवाल पूछने वाला उसके गालों पे थपकी देता है। थपकी हम जनरली उसको देते हैं जिसको उठाना होता है नींद से, जिसको बहुत प्यार से हमें उठाना होता है। घर में कोई सो रहा है, बच्चे हैं और उसे उठाना है कि बेटा स्कूल जाना है, तो ऐसा नहीं कि हम उसे उठा के बैठा देते हैं, है ना। बहुत प्यार से, उठ जाओ टाइम हो गया, स्कूल जाना है, प्यार भी करते हैं, थपकी भी देते हैं। सेम नार्को में भी यही होता है। सामने वाले को पता चल रहा है कि ये अब सोने जा रहा है, उसे सोने नहीं देना है। उसे जो दवा दी गई है तो बेहोश भी होने नहीं देना है, उसे सोने भी नहीं देना है, उसे जगा कर रखना है, लेकिन इतना जगा कर रखना है कि वो पूरी तरह होश में भी ना रहे, नींद बेहोशी के आलम में रहे। तो फिर वही जो नींद में सवाल हमसे पूछा जाता है कि चाबी कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, बिल जमा किया नहीं, वही अब यहाँ पे शुरू हो जाता है कि वो गहरी नींद में जा रहा है और चाहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे
और यहाँ ये है कि सवाल करने, इसलिए तो उसको इस हालत में पहुँचाया गया। तब उससे वो सवाल होते हैं कि अच्छा आफ्ताब ये बताओ वो वाले टुकड़े कहाँ फेंके थे, तुमने कब मारा था, कैसे मारा था, क्यों मारा था। तो फिर इस तरीके से ये सवाल जवाब होते हैं। पर डोज बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा या एक्सेस डोज देंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जान पे भी खतरा आ सकता है, और दूसरा फिर एक्सेस डोज देने के बाद वो आदमी होश में ही नहीं है, तो फिर आपका सवाल क्या सुनेगा और जवाब क्या देगा। और अगर आपने डोज कम दिया तो फिर इसका मतलब है वो होश में है और शातिर है, तो ड्रामा करेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो बेहोशी के आलम में है, और वो सारा कुछ जवाब देगा, लेकिन वही देगा जो उसे मालूम है, उसके दिमाग में है, उसे पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो पूरी तरह बेहोश भी नहीं करना और पूरी तरह होश में भी नहीं रखना है, ताकि वो सवालों के जवाब दे सके। अगर बेहोशी में वो जवाब नहीं दे सकता है तो होश में अगर है तो वो नौटंकी कर सकता है और झूठ बोल सकता है। तो ये बड़ा नाजुक उस वक्त का ये टाइम होता है, और इसीलिए जो एक्सपर्ट हैं नार्को के, ये सारी चीज़ें इन सब पे बहुत पहले रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इसके बाद फिर सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। वैसे तो एक लंबे सवालों की लिस्ट तैयार की है दिल्ली पुलिस ने अपने मनोवैज्ञानिक की टीम के साथ बैठकर, जो इस केस में आगे उनके काम आए। पर ज़्यादातर जो सवाल हैं वो सबूतों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस इस नार्को टेस्ट के ज़रिए बाकी कुछ और नहीं करना चाहती है। उसका काम है कि इस नार्को टेस्ट के ज़रिए आफ्ताब हमें वो रास्ता बताए, वो सुराग दे, वो सबूत दे, जिससे इस केस को एक मजबूत केस के तौर पर खड़ा किया जा सके। क्योंकि पुलिस भी जानती है अदालत में तो इस नार्को टेस्ट में उसकी कहीं बात, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो बताता है कि हाँ मैंने सर वहाँ फेंका है, हाथ वहाँ है, पैर वहाँ है, धड़ वहाँ है, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि उसके बयान पर ये सारी चीज़ें बरामद होंगी। तो बहुत सारे सवालों की लंबी लिस्ट में से जो कुछ चंद सवाल जो हैं, जो कल पूछे जाने हैं आफ्ताब से नार्को टेस्ट के दौरान, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सवाल कि श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया, अभी तक उसने कहा 18 मई, तो क्या वाकई वो डेट सही है या झूठ बोल रहा है। रीज़न, श्रद्धा को क्यों मारा, अभी उसने खुलासा किया, कल आपको कहानी में भी सुनाई कि वो उसको छोड़कर शायद जाना चाहती थी और वो नहीं चाहता था कि वो किसी और के साथ रहे। तो क्या वही सही है जो उसने पुलिस को बोला है, या फिर रीज़न कुछ और है। तो मोटिव क्या, श्रद्धा को क्यों मारा, तो किस डेट को कत्ल किया, क्यों मारा, कैसे मारा। इसने कहा मैंने गला घोट कर मारा, सच में गला घोट कर मारा या किसी और तरीके से मारा, ये भी एक सवाल है। लाश के टुकड़े कैसे किए, इसने बताया था कि बाथरूम में बैठ कर किए, वाकई इसने बाथरूम में बैठ कर किए, कैसे किए, कितने दिन में किए, कितने घंटे में किए, क्या उसे मालूम था कि टुकड़े कैसे किए जाते हैं। ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टुकड़े करने के लिए हथियार कहाँ से ख़रीदे, तो उस शॉप से अगर ये बता देगा मैंने फ़लाने दुकान से ख़रीदी है, तो फिर उस शॉप तक पुलिस की टीम पहुँचेगी और ये जो चेन है वो जुड़ जाएगा कि ये देखो इसने बताया था और दुकानदार ने कहा कि हाँ ये आया था और ये ख़रीद कर ले गया था। टुकड़ों को घर में कितने वक्त तक रखा, कब तक के लिए रखा। अब इसका कहना था कि मैंने 20-22 दिन में सारे टुकड़े फेंक दिए थे, लेकिन क्या 20-22 दिन में ही फेंके थे या 2-4 दिन में ही फेंक डाले या फिर 2-3 महीने रखा था, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। टुकड़ों को कैसे और कहाँ रखा, इसके हिसाब से इसने फ्रिज में रखा है जो बयान दिया है, लेकिन सिर्फ फ्रिज में ही रखा या फिर कहीं और भी छुपाया, क्या किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाश के टुकड़ों को कहाँ कहाँ ठिकाने लगाए, सबसे ज़रूरी जो दिल्ली पुलिस के लिए है, क्योंकि उन टुकड़ों को अभी तक अगर पुलिस की बात करें जो क्लेम है 13 हड्डियाँ बरामद हुई हैं टोटल, तो 13 हड्डियाँ और हड्डियाँ के कुछ टुकड़े हैं, तो बाकी अभी भी जो लाश के बहुत एक बड़ा हिस्सा है वो बरामद नहीं हुआ है। तो ये सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बार बार घुमा कर यही पूछा जाने वाला सवाल है कि लाशों के टुकड़ों को कहाँ कहाँ तुमने फेंका है, कहाँ कहाँ छुपाया है, हथियार कहाँ फेंके थे, क्योंकि अब तक 2 हथियार की बात आ रही है। एक हथियार दिल्ली पुलिस ने दावा किया बरामद कर लिया, तो दूसरा हथियार कहाँ है। एक शख्स अपने घर में कत्ल करने के बाद 6 महीने रह रहा है, तो वो 6 महीने तक कैसे रहा, किस मानसिक स्थिति में रहा, क्या किया, कहाँ आता था, कहाँ जाता था, ये पूरे 6 महीने की जो उसकी कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को तैयार करने के लिए। एक और जो इस केस को अदालत में जो रुख तय करेगा वो ये कि आफ्ताब शुरू से कह रहा मैंने गुस्से में कत्ल किया, तो अगर गुस्से में कत्ल किया तो फिर ये लगा कि तुमसे गलती हो गई, गला घोट रहे थे नहीं, मतलब गला दबाने के लिए तुमने सिर्फ कत्ल के इरादे से नहीं दबाया था, तुमसे हो गया, तो तुम फिर पुलिस के सामने जाकर सरेंडर क्यों नहीं करते, तुमने क्यों नहीं किया था उस रात। अब ये उसमें जो भी जवाब है, क्योंकि यहाँ से फिर उसकी वो पूरी प्लानिंग वाली चीज़ जो है उसका खुलासा होगा। ऐसे ही लंबे चौड़े और भी सवाल हैं, लेकिन आपको मैंने सिर्फ वही सवाल बताए हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसके ज़रिए दिल्ली पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश करेगी, सबूतों को जुटाने की कोशिश करेगी।
तो ये वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कल का दिन दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, 1 दिसंबर है, और मेरी जो बात हुई है वो ये है कि शाम तक नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और वापस आफ्ताब तिहाड़ पहुंच जाएगा। नार्को टेस्ट में कल क्या कुछ अपडेट या जानकारी होगी, मैं कोशिश करूंगा वो जानकारी उस टीम के ज़रिए आप तक पहुंचाने की, कि कुछ ऐसी बातें आफ्ताब ने की। हालांकि एक चीज़, कई चीज़ें क्राइम रिपोर्टिंग में आप तजुर्बे से सीखते हैं। मान लीजिए कि कल नार्को होता है शाम को, और कल शाम या परसों सुबह से ही दिल्ली पुलिस की टीम कुछ अलग अलग इलाकों में अगर तलाश करने निकल जाती है। अब तक महरौली के जंगल में थी, अब वहाँ से छोड़कर मैदानगढ़ी में थी। अब मान लीजिए महरौली और मैदानगढ़ी और गुरुग्राम छोड़कर कुछ नए इलाकों की तरफ दिल्ली पुलिस की टीम कुछ ढूंढ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नार्को टेस्ट में उसने कुछ नई जगहों के बारे में बताया, तो उससे भी एक होगा कि उसने कुछ नए खुलासे किए। तो ये सारी चीज़ें कल 1 दिसंबर, कल नार्को टेस्ट, और यही दुआ है कि इस नार्को टेस्ट में दिल्ली पुलिस की कामयाबी मिले, क्योंकि ऐसे कातिल, ऐसे लोग जो इस तरीके का जुर्म करते हैं, उनके लिए कहीं से भी कोई भी कोना सबूत से खाली न रहे, सारे सबूत मिले और फिर एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अपना वही सिलसिला। आज मनिंदर सिंह जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनिंदर सिंह जी, और ये जमशेदपुर से हैं। निर्दोष रिचारिया, अच्छा नाम है आपका निर्दोष जी, आपने खुद ही अपने आप को निर्दोष बता रखा है। नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ, बट हैप्पी बर्थडे निर्दोष साहब, और ये मध्य प्रदेश से हैं। ज्योति प्रदेशी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योति, और ये अमित गायकवाड़ जी की बहन है। साथ ही ज़फ़र रज़ा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज़फ़र, और ये भुवनेश्वर से हैं। इसके अलावा सत्यम त्रिपाठी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सत्यम जी। साथ ही चतुर्भुज सेठ, इनका भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे चतुर्भुज जी, और ये सुप्रिया जी के पति हैं और इनके बेटे विबान। इसके अलावा सुधांशु शाक्या, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुधांशु, और कमल सिंह शाक्या जी के बेटे हैं ये। अश्वनी खंडूरे का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अश्वनी, और ये रवि जी की सिस्टर हैं। साथ ही देवेंद्र शर्मा, इनका 29 को था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे देवेंद्र जी। और आरती नेगी ने भेजा है, उनके शायद मौसा हैं, पंजाब में रहते हैं। साथ ही राहुल श्रीवास्तव का भी आज जन्मदिन है, और सौरभ श्रीवास्तव का भी। ये दोनों भाई हैं, लेकिन जुड़वा नहीं है, ट्विन नहीं है, लेकिन दोनों सगे भाई हैं, राहुल श्रीवास्तव और सौरभ श्रीवास्तव। और 26 तारीख को इनका बर्थडे था, ये भूल गया और मैं भी भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आप दोनों को। इसके अलावा आज इंदू और कमलजीत जी की एनिवर्सरी है, तो इंदू जी, कमलजीत जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। मरियम शेख और इकबाल शेख की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को ही बहुत बहुत मुबारक। और इरफान अहमद ने भेजा है, उनके पेरेंट्स हैं ये। साथ ही आशा गुप्ता और पिंटू कुमार साहा, तो आशा जी और पिंटू जी, आप दोनों को ही बहुत बहुत मुबारक एनिवर्सरी की। राकेश गुप्ता ने भेजा है। इसके अलावा माधवी चौधरी और पंकज चौधरी जी की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। साथ ही किशन कुमार, इन्होंने सवाल लिखा है, गवर्नर का 5 साल का कार्यकाल होता है, प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं होता, वैसे एक बार में 5 साल का ही होता है। जब आप लोकसभा चुनी जाती है तो लोकसभा 5 साल का होता है, तो जो लोकसभा में एमपी चुने जाते हैं, उन एमपी का जो नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वो प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा की जो मियाद है, अवधि है, जो टेन्योर है, वो 5 साल है। तो कायदे से प्राइम मिनिस्टर का एक बार में 5 साल का होता है, लेकिन अगर बीच में सरकार गिरा दी गई तो वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं। लेकिन फिक्स नहीं है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर 5 साल हो गए तो फिर आप अगली बार नहीं बन सकते। आप जब तक जनता आपको वोट देती रहे, आपके एमपी आपको अपना लीडर चुनते रहे, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब जब आप जीतेंगे और लोकसभा के एमपी आपको अपना नेता मानेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में पीएम प्रेसिडेंट को लेकर अलग अलग कानून है। जैसे यूएस की बात करें, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 8 साल ही प्रेसिडेंट रह सकता है यूएस का, और वहाँ का टेन्योर 4 साल का है। एक बार में 4 साल, दूसरे बार में 4 साल, लेकिन 8 साल के बाद आप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, न चुनाव लड़ सकते। इसके अलावा महेंद्र ओंसू हैं जोधपुर से, साथ ही गौरव लूथरा जी हैं यूएसए से। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। और खाकी, एक बिहार पे सीरीज़ आई, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। मनोज लुखार हैं पोलैंड से, और आपसे ज़रूर बात होगी मनोज जी। साथ ही उज्जैन हलीम हैं कोलकाता से, कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा संदीप सिंह राजपूत हैं, साथ ही नीलेश बोदडे हैं, बोदडे पाटिल, और इन्होंने कहा है कि एक जलगांव में मेरी शक्ल के एक और जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम हेमंत पाटिल है। मैंने चेहरा देखा, मुझे भी लगा कि काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। थैंक यू सो मच।
साथ ही सोहन है, थैंक यू सो मच। गौरव शेट्टी हैं, बल्कि गौरव शेट्टी ही है, और इन्होंने कहा कि रस्सी टूट जाए तो फांसी दोबारा दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, मैंने डिटेल में आपको कहानी सुनाई है। नरेंद्र राजमानी हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा गगनदीप सिंह हैं, साथ ही चेतन देवांगन जी हैं, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की फरमाइश की। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।